हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया था कि क्या होता है संतुलन की स्थिति, और हम लोगों ने ये समझा था कि संतुलन का मतलब होता है एफ नेट इज इक्वल टू 0, और ये भी जाना था कि जो एफ नेट होता है अगर हम उसे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो वो होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, यानी ये जो होता है ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो अगर मैं कभी भी कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। और अगर मान लो फोर्स 0, तो इसका मतलब डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, अब कहानी आती है कि अगर 0 होता है तो उसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन की स्थिति। अब इस संतुलन की स्थिति में होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस कई सारे फोर्सेस मिलके भी इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा पाए, यानी कई सारे फोर्सेस लग रहे हो, लेकिन सभी फोर्सेस को अगर मैं देखूं, यानी इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में देखूं या इस ऑब्जेक्ट से पूछी कि कोई फोर्स लग रहा है, तो ये कहेगा नहीं। या पहला चीज़ तो ये हो गया कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरा, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या मोशन कर रहा है तो मोशन ही कर रहा है, भले ही फोर्स आ गया। जबकि अगर फोर्स लगता तो इसकी स्टेट को क्या कर देना चाहिए था, चेंज, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में। बट इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब जो लगने वाला फोर्स है उसका टोटल समेशन इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो कई सारे फोर्स मिलके भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना बिगाड़ पाए, तब इस स्थिति को ही हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, अब ये जो इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है, ये तो हम लोगों ने फोर्सेस के रेफरेंस में देख लिया, लेकिन आप सभी अभी देखे हैं या हम सभी लोग अभी जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी लिखा जाता है। हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो बस ये कह रहे हैं कि नेट फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो क्या है, 0 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की स्थिति बन जाएगी फोर्स के रेफरेंस में। लेकिन यही चीज़ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में देखें तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार का नज़र आएगा। वो कौन कौन सा होगा, तो सबसे पहला होगा हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को मैंने किस रेफरेंस में डाला हुआ है, ऑन द रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस में जब मैं देखूंगा तो इक्विलिब्रियम 3 प्रकार से हमको नजर आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों की यदि बात करूं तो तीनों इक्विलिब्रियम का ही केस है। इसका मतलब तीनों केस में एफ नेट मेरा क्या होगा, 0 होगा। पहली बात तो ये मुझे पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम लगा है, दैट मीन्स एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब माइनस डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। कहने का अर्थ ये है। लेकिन तीनों में हम पोटेंशियल एनर्जी जो देखेंगे वो अलग अलग देखेंगे, दैट मीन्स हर पॉइंट पे, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, इसलिए उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। और यहाँ पे अनस्टेबल वाले में देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और यहाँ पे कुछ और होगा। दैट मीन्स हर जगह पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के कारण हमारा जो इक्विलिब्रियम का केस बन रहा है वो अलग अलग हो जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ, फिर से मैं बता दूं, बिकॉज हम फोर्स के थ्रू इक्विलिब्रियम को देखते हैं और फोर्स से संबंधित है, यानी अभी हम देख रहे हैं कि फोर्स को किस टर्म में लिखा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से रिश्ता है, तो अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स तो समझ ही रहे हैं, लेकिन अब हम पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू उसी चीज़ को दिखाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हम ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। अगर फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी से कोई रिश्ता नहीं होता तब ये 3 आपको नहीं पढ़ने पड़ते। ठीक, क्लियर, बिल्कुल। तो अब आगे देखूंगा मैं तो कैसे क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और क्या होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपको सबसे पहला वही रिलेशन लेके चलना पड़ेगा जहाँ पे F इज इक्वल टू माइनस du/dx लिखा गया है और ये इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप होता है, आपको भी पता है कि फर्स्ट स्टेप आपके सामने यही आएगा, तभी इक्विलिब्रियम का केस बनेगा, तभी इन तीनों में से तीनों के तीनों आएंगे, तभी हम चेक कर पाएंगे कि इन तीनों में से कौन सा है, क्योंकि तीनों का मतलब क्या है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब F इज इक्वल टू माइनस du/dx इज इक्वल टू 0, तभी तो जाके हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अगर ये 0 नहीं है तो ये तीनों की कहानी नहीं चलेगी, यानी तीनों में से कोई नहीं आएगा, और अगर 0 हो जा रहा है तब इन तीनों में से कोई एक होगा। तो वो कोई एक कौन सा होगा इसको पहले पकड़ते हैं, फिर हम समझेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहले चेक करने के लिए सीखते हैं, ठीक है। चेक, तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, तो F इज इक्वल टू माइनस du/dx इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। ये जब मेरे पास आ रहा है, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले u को, देखिए हमारे पास जो u होगा, जब यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्म है du/dx, आप ये पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में dy/dx, तो y एक क्या होता था, फंक्शन होता था, y क्या है, एक फंक्शन, और ये जो फंक्शन होता था वो किस टर्म में होता था, इन x टर्म, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि जिसके टर्म में या जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी के टर्म या उसी के रिस्पेक्ट में हमारा, यानी उसी के जैसा मेरा वो फंक्शन होना चाहिए जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी के जैसा जिसका कर रहे हैं वो होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसका मतलब ये du/x है तो इसमें जो u होगा वो पोजीशन के टर्म में लिखा होगा, यानी u की जो वैल्यू होगी वो समथिंग इस तरीके से लिखी होगी, u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस 3 या x³ प्लस 3, ऐसे करके, यानी x के टर्म में ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी लिखा होगा। तो मैं जब इसको यहाँ पे डालूंगा, u को जब मैं यहाँ पे डालूंगा, यानी u की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है उसको x के टर्म में रखूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास कोई ना कोई क्या आएगा, रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, उस रिजल्ट का मैं क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन। अब अगेन डिफरेंशिएशन के बाद क्या कहानी बनती है, इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। जब मैं अगेन डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, तो डबल डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, जब मैं इसको देखूंगा तो ये रिजल्ट 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा 0, ठीक है, तीसरा 0। अगर पॉजिटिव रहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर निगेटिव रहा तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर 0 रहा तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो क्या हम लोगों ने सीखा कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये देख लेना, ये 0 मिला होगा, 0 मिलने का मतलब यहाँ पे u के जगह पे आपको क्या करना है, u को x के टर्म में डाल देना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का अगेन डिफरेंशिएशन करना है। अगेन डिफरेंशिएशन या डबल डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर निगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर 0 है तो इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तो मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आप पता करोगे कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में कैसे क्या होगा, जब आपको ये दिया होगा तब। क्या दिया होगा, ये स्थिति दी होगी तब। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा अभी भी बाकी है कि ये इक्विलिब्रियम 3 बना दिए, लेकिन वो है क्या ये, ठीक है ना, आखिर ये है क्या। तो इसके लिए हमको पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये आपने समझ लिया चेक कैसे करते हैं, अब हम समझते हैं कि आखिर ये तीनों कहानियाँ बनती ही क्यों हैं, ठीक है। तो चलिए तीनों कहानियों को बनने का कारण समझते हैं। चेक करना सीख लिया, अब चेक करने के बाद बनना सीखते हैं, मतलब कैसे बनेंगी ये। तो देखिएगा आगे मैं इन सबको मिटा के अब कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ और फिर इसी पे आऊँगा, तब जाके मेरी स्टोरी क्या होगी, कंप्लीट। तो चलिए देखिएगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलवेज अपने नेचुरल स्टेट में रहना चाहता है, यानी वो हमेशा चाहता है कि वो अपने नेचुरल स्टेट में रहे, यानी वो नेचुरल स्टेट में रहना चाहता है।
अब उसकी नेचुरल स्टेट क्या है, या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। अगर वो रेस्ट में है और अगर वो मोशन में है तो वो उसकी नेचुरल स्टेट है और इन्हीं स्टेट में वो हमेशा रहना चाहेगा, ऑलवेज। वो कभी भी इस स्टेट में होने के लिए कभी कोई विरोध नहीं करेगा। मतलब अगर उसको रेस्ट में रखा जाए तो कभी नहीं कहेगा कि मुझे क्यों रेस्ट में रखा गया, या वो अपने अंदर से कोई फोर्स लगाएगा कि इसका विरोध करे। लेकिन हाँ, अगर इसकी नेचुरल स्टेट को अगर हम चेंज करते हैं तब जाके वो इसका अपोजिशन करता है, यानी उसका विरोध करता है, अपोज करता है ना? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोगों को सिखाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो रेस्ट में या मोशन में रहने के लिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ऑब्जर्व करो, अगर वो मोशन में है तो उसको मोशन करने के लिए, अब चूंकि ये तो आपने समझ लिया कि नेचुरल स्टेट में रहने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो एक क्वेश्चन मेरा है कि इन दोनों कंडीशन में थोड़ा सा समझिएगा। मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, यानी उसको रेस्ट में रखने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, रेस्ट में रखने के लिए भी क्या लगाना, कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात फिर से, एक ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ रहना चाहता है? नेचुरल स्टेट में। नेचुरल स्टेट उसकी रेस्ट और मोशन, और इसको नेचुरल स्टेट में रहने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब अगर वो रेस्ट में है तो भी कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, मोशन में है तो भी किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ये दोनों बातें देख लूँ तो दोनों बातों से मुझे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये तो इक्विलिब्रियम की स्थिति है, यस और नो, है ना? यानी यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम में है, यहाँ भी अगर फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ भी फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मीन्स ये दोनों स्टेट में रहने के लिए इसको ऑब्जेक्ट को किसी भी प्रकार की फोर्स की जरूरत नहीं है। या अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट में है और उसके ऊपर तुम कई सारे फोर्सेस लगा रहे हो लेकिन उसकी नेचुरल स्टेट नहीं चेंज कर पा रहे, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में। कहने का अर्थ दोनों है, या तो तुम एक भी फोर्स नहीं लगा रहे हो तो भी इसी अवस्था में है, और कई सारे फोर्सेस लगा रहे हो तो भी अपने नेचुरल स्टेट को ये क्या नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब तभी भी क्या है, ये इक्विलिब्रियम की स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा और समझिएगा कि भैया अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए कौन सी एनर्जी इसके पास हो सकती है? रेस्ट में है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, हाँ या ना? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट के कारण उसके पास पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी आता है। क्या इस दौरान इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो 100% क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी कि नहीं होगी? यानी बिना काइनेटिक एनर्जी के तो काम चलेगा नहीं, है ना? बिना काइनेटिक एनर्जी के थ्रू कोई भी इस प्रकार इस दुनिया के अंदर कोई मोशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी तब मोशन करेगा। अब मैं यहाँ से अगर चेक करूँ तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में, यहाँ भी इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो किसके कारण है? काइनेटिक एनर्जी वाला है। यानी काइनेटिक एनर्जी है और उसके बाद ये है, जबकि ये रेस्ट वाले कंडीशन में देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी है और तब जाके क्या है? इक्विलिब्रियम में है। हमें कौन सा लेना है भाई? पोटेंशियल एनर्जी वाला, क्योंकि अभी हम जस्ट देखे हैं F = -du/dx, यहाँ पे पता चल रहा है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या है? रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसको किनारे करते हैं, इसको लेके आते हैं। यानी लाइन में मेरे पास कौन आ गया? ये, कि यानी ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या बहुत सारे फोर्सेस लग रही हैं तो भी वो किस में है? रेस्ट में है। कुल मिला के मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब ये रेस्ट में रहेगा तो ये 3 कंडीशन अप्लाई कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों केस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड में रोक रहा हूँ। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब मान लो अगर होगी तो क्या होगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या होगा? तो ध्यान देंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? ऑलवेज प्रॉब्लम क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है तो भैया वो पहले ही चीज़ समझ लो कि अनस्टेबल हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आई तो 100% वो चेंज करेगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यानी जो ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी ऑब्जेक्ट की मजबूरी हो जाएगी कि वो उसको किस में कन्वर्ट करवाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब उसकी जो अवस्था है रेस्ट वाली, वो कुछ ही देर बाद किस में जाने वाली है? मोशन में। यानी 100% वो अनस्टेबिलिटी का केस बनाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो चला जाएगा, मैंने ये कहा कि जाने वाला है। हियर वी आर नॉट सेइंग दैट कि एक ऑब्जेक्ट के पास आया पोटेंशियल एनर्जी तो तुरंत वो काइनेटिक एनर्जी में कूद जाएगा, नहीं।
वो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास 10 साल तक रुक सकता है, वो पोटेंशियल उसके पास वर्षों तक रुक सकता है, 10 साल छोड़िए 100 साल तक रुक सकता है। ठीक है ना, वो कंडीशंस है, सिंपल कंडीशन है। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के पास यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लाके रख दिया तो फिर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, अब ये चाहे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है बिल्कुल। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको रख दूँ, अब ये कौन से स्टेट में, अपने नेचुरल स्टेट में है, रेस्ट में है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या इसको किसी मोशन की ज़रूरत है, क्या इसको किसी प्रकार की बेचैनी है, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं है। क्या ये काइनेटिक एनर्जी, क्या ये अपने आप से मोशन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये चुपचाप रहेगा। लेकिन जो ही मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी डाल दिया, तो जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तुरंत इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये एनर्जी इसको क्या करेगी, प्रेरित करेगी, इंड्यूस करेगी कि आप जाके क्या करो, काइनेटिक एनर्जी में अपने एनर्जी को क्या करो, चेंज करो। मैं बता रहा हूँ अभी क्यों ऐसा करेगा। ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब मान लो मैं चाह रहा हूँ कि इसको इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही ना करूँ, तो मैं यहाँ से धागा बांध के ऐसे लटका दूंगा, और जीवन भर धागा अगर लटका रहा तो फिर जीवन भर कभी पोटेंशियल एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी नहीं करेगा। तो ये मार्कर यहीं पे रह जाएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी में स्टोर रहेगी। जब तक कि धागा टूटे ना, या जब तक कि धागा खोला ना जाए, तब तक कि नीचे जाएगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही कि वैसे ही क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर रहेगी। क्लियर है, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बस काइनेटिक एनर्जी आने की टेंडेंसी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी में जाना ही क्यों चाहता है, इसका रीजन है पोटेंशियल एनर्जी जो ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, ये ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण मैं काइनेटिक एनर्जी करूंगा। क्यों करूंगा, इसका कारण यही है क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल मतलब ये पुनः अपनी पुरानी अवस्था में रहना चाहता है। ये हमेशा किस अवस्था में रहना चाहेगा, फिर से क्वेश्चन में, नेचुरल स्टेट में। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी जो ही आएगी, इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसको अनस्टेबिलिटी के केस में लेके जाएगी। अभी भी रेस्ट में है, लेकिन इसके पास क्या आ गई है, एनर्जी, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं इससे क्या करवाएगी, काम, क्योंकि बिना एनर्जी के काम नहीं होता। अगर एनर्जी है तो काम होगा ही होगा। आएगा समझ में, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो एनर्जी आ गया, और एनर्जी आएगा तो 100% क्या होगा, वर्क आएगा। इससे पहले जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, जब ये मेरे हाथ में था, तो इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी तो नहीं का मतलब एनर्जी नहीं है, और एनर्जी नहीं है तो कोई काम करना पड़ेगा ही नहीं, है ना। सिंपल फार्मूला है। अगर हम क्या हैं, हेल्दी हैं, हम काम कर रहे हैं, तो सब काम हम ही को करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम बीमार हो गए तब सबसे इजी मेथड है, बीमार हो जाते हैं, बीमार हो जाएंगे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है। तो ये प्रोस्पेक्टा है, सिंपल। एनर्जी रहेगा तो वर्क होगा, एनर्जी नहीं है तो वर्क होगा ही नहीं। क्लियर बात, बिल्कुल वही सेम कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा कि अपनी इस एनर्जी को ख़त्म कर देना, ताकि इसको कोई काम करना ना पड़े और पुनः अपने इस स्टेट में रह जाए, रेस्ट वाले स्टेट में रह जाए। ठीक है ना, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा, कम करके क्या करना चाहेगा, जीरो, ताकि ये पुनः अपने रेस्ट वाले में आ जाए, ताकि इसको कोई काम करना ना पड़े। क्लियर है बात, यानी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। और ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तब उसको कोई काम करना नहीं पड़ेगा, तब वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा, कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ से दो बातें जो क्लियर हो गई वो ये हो गई कि ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट जो होता है, एक ऑब्जेक्ट अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, डिक्रीज नहीं, मिनिमाइज करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। ठीक है ना, चाहता है, क्योंकि जितना कम पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। कैसे पता चला, खुद देखो। ग्राउंड लेवल पे था, कोई एनर्जी नहीं थी, कुछ नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन जब मैंने उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब अब मैं जो ही छोड़ूंगा, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मजबूरी है, इसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इस हाथ की जगह पे मैं सोच रहा हूँ, मतलब सपोज कर लो ये हाथ था, यहाँ पे रुका हुआ था, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जा रहा है, तो इसके कारण इसको काम करना पड़ रहा है। तो ये कहाँ रहना चाहेगा, हमेशा यहाँ पे रहना चाहेगा ना। ये जानता है कि जब मैं जीरो था तब कोई काम करने नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब काम करना पड़ेगा। तो हमेशा यहाँ पे ही रहना चाहेगा, यानी अपनी एनर्जी को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज, कम से कम करना चाहेगा, यानी जीरो के बराबर करना चाहेगा, ताकि काम ना करना पड़े।
ठीक है, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि जानता है यहाँ पे हूँ तो स्टेबल हूँ, कुछ करना है ही नहीं। स्टेबल का मतलब रेस्ट में हूँ ना, जिस पोजीशन पे है, जिस पोजीशन में हूँ उस पोजीशन में रहूँगा, या इस अवस्था में हूँ, ये रेस्ट मेरा नेचुरल स्टेट है, इस अवस्था में रह पाऊँगा, तभी रह पाऊँगा जब मैं यहाँ पे रहूँगा। यहाँ पे रहूँगा तो मेरा जो नेचुरल स्टेट का टेंडेंसी है वो कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे डर है, यानी यहाँ पे क्या है, वो अनस्टेबल है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आती है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन एक दोनों बातों को समझते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे जब ये है तो इक्विलिब्रियम के केस में है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम मतलब इसकी नेचुरल स्टेट को कोई खतरा हो रहा है, मतलब सॉरी नेचुरल स्टेट मतलब अभी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही तो दिख रहा है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तब यहाँ पे भी तो रेस्ट में ही है कि नहीं है? तो दोनों कंडीशन में तो रेस्ट में है, यानी यहाँ भी इक्विलिब्रियम में भी है और यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वाले में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी स्टेबल है यहाँ पे जब रह रहा है। लेकिन जब यहाँ पे रह रहा है, इस वाले इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसा है, वो अनस्टेबल है। कब अनस्टेबल हो रहा है, जबकि जब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, यानी एनर्जी बढ़ रही है, तो वो अनस्टेबल होते जा रहा है। जितना एनर्जी बढ़ेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, अनस्टेबल। और जितना इसके अंदर कम होगा उतना वो क्या अपने आप को मानता जाएगा स्टेबल, क्योंकि अपने नेचुरल स्टेट में वो रहेगा और उसके नेचुरल स्टेट को कोई खतरा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रोस्पेक्टा के आधार पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट्स में, सॉरी। इक्विलिब्रियम तो दोनों जगह पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पे स्टेबल, अनस्टेबल और जीरो, न्यूट्रल भी आया था। न्यूट्रल का मतलब मैं समझा रहा हूँ। देखो, जब ये देखो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के एकदम पास रहेगा, तो पास का मतलब जितना पास रहेगा उतना मिनिमम रहेगा और उतना ही वो स्टेबल रहेगा। जितना ग्राउंड लेवल से ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या आते जाएगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और उतना ही वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर वो ग्राउंड लेवल पे ही है तब तो ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है, तब ना हम ये बोल सकते हैं कि अनस्टेबल की केस बन रहे हैं, ना ही अनस्टेबल की। तब कुल मिला के वहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? तब तो अपने नेचुरल स्टेट में आ गया ना। नेचुरल स्टेट में आने का मतलब न्यूट्रल हो गया वो, ठीक है? तो इसी आधार पे हम लोगों ने क्या किया है, तीन कैटेगरी किया है। भाई यहाँ पे है तो भी इक्विलिब्रियम, हल्का सा ऊपर है तो भी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे है तो भी इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेस्ट में है, रेस्ट में तीनों पोजीशन में है, फोर्सेस लग रही है लेकिन इसको मोशन नहीं करवा पा रही है। तो इस आधार पे हम लोगों ने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल का केस निकाला हुआ है, ठीक है? कैसे प्राप्त करेंगे क्वेश्चन के थ्रू तो आप सीख लिए, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे कैसे बढ़ेंगे, अब इसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जर्व। ये तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली समझा चीज़ों को बाय थ्योरी, अब हम इसको और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तीन ठो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसे, सॉरी ऐसे, 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 ठीक है? तो ये रहा पॉइंट ए, बी। क्या ज़रूरी है पॉइंट लेने का, मैं लिया ही क्या हूँ, इसको छोड़ो, बहुत ज़्यादा चित्रकारी नहीं करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिया है, एक कटोरा लिया है, कटोरी जो भी समझ सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक बॉल डाली है, ठीक है ना? यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे मैंने यहाँ पे बॉल रखी है और यहाँ पे मैंने कहीं पे भी बॉल रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में, तीनों पोजीशन में पहले इन दोनों पोजीशन को देखो और तीनों पोजीशन में पहले चेक करो कि क्या स्थिति बन रही है, कहाँ पे बॉल स्टेबल है। सिंपल बॉल को पकड़ो, बॉल कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट केस में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में कैसे स्टेबल है, ध्यान से समझना। क्योंकि इस बॉल को अगर मैं इधर मूव कराऊंगा तो भी यहीं पे आएगा, ये इधर मूव कराऊंगा तो भी यहीं पे आएगा, मतलब जिधर भी मैं फोर्स लगा के फेंकूं या मारूं या इधर मोशन कराऊं तो भी यहीं पे आके रुक जाएगा, फिर इधर से इधर करूं तो भी यहीं पे आके रुक जाएगा, ठीक है? ये क्यों आखिर यहीं पे आ रहा है? क्योंकि ये अपने आप को क्या मान रहा है, स्टेबल। भाई एक ऑब्जेक्ट कैसे रहना चाहेगा, हमेशा अपने आप को स्टेबल करेगा। अगर मान लो ये बॉल हमेशा यहीं पे रहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉल को यहीं पे स्टेबिलिटी फील हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, वो स्टेबल है। अच्छा, इस स्थिति में बॉल क्या है सर, इस स्थिति में बॉल अनस्टेबल है, क्योंकि आपने हल्का सा भी फोर्स लगा दिया तो ये बेचारा सरक के चला जाएगा और पुनः ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा, है ना?
तो ये हमेशा डरते रहेगा कि कोई हल्का सा भी टच कर दिया तो मैं रेस्ट में हूँ, तुरंत किस में चला जाऊंगा, मोशन में चला जाऊंगा और अपनी इस पोजीशन को पुनः प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब भी मारोगे एक ऐसे पोजीशन पे है कि जब भी मारोगे फिर वो यहीं पे चला आएगा। इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल पोजीशन पे है। और इसको इन दोनों से लेना देना नहीं है। इसको मारोगे तो मोशन करेगा फिर रुक जाएगा, फिर मारोगे फिर मोशन करेगा रुक जाएगा, यानी इसको लेना देना नहीं है। इधर मारोगे इधर चला जाएगा, इधर मारोगे इधर चला जाएगा, ना अपनी पुरानी पोजीशन पे आएगा। और यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, चलो इसको छोड़ दो अभी, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी चाहे यहाँ बॉल चला जाए, चाहे यहाँ बॉल चला जाए, चाहे यहाँ बॉल रहे, चाहे यहाँ बॉल रहे, कहीं पे भी ग्राउंड लेवल पे बॉल में कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही नहीं, क्योंकि बॉल हमेशा कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे देखो ये ग्राउंड लेवल है अगर, तो ये ग्राउंड लेवल से हल्का सा ऊपर है बॉल। अरे भाई ये ग्राउंड लेवल है, ये मैंने क्या किया, ऐसे कटोरी रखा और कटोरी पे ये बॉल रखा, तो ये ग्राउंड लेवल से हल्का सा तो ऊपर है कि नहीं है ये बॉल, है ना। जबकि ये देखो ये ग्राउंड लेवल है अगर, ये ग्राउंड लेवल से ये थोड़ा सा ऊपर है कि नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पे बहुत कम ऊपर है, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे हाइट है कुछ ना कुछ, और ज़्यादा हाइट है तो ज़्यादा हाइट से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन यानी हाइट में अगर हम चेंज लेके आते हैं तो इसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर ज़्यादा बढ़ गई होगी, नहीं बढ़ गई होगी, यानी यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आई होगी। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मतलब ज़्यादा अनस्टेबल, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतना ये क्या होते जाएगा, अनस्टेबल होते जाएगा। यानी यहाँ पे बॉल क्या है, अनस्टेबल केस में। ये सेम सिचुएशन इसकी पड़ रही है। यहाँ पे जब ला के रख दोगे तो इसको डर रहेगा कि कहीं से ये हाथ छोड़ दिया ना मैंने, तो तुरंत इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल को खोजने, क्योंकि ये जानता है कि मेरी नेचुरल स्टेट क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अब ये खतरे में है क्योंकि इसके पास क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी। जबकि यहाँ पे क्या है कि कितना भी तुम इसके अंदर चेंज लेके आओ फिर से ये कहाँ पे चली जाएगी, यहीं पे। बस प्रॉब्लम यही है कि आपको फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लगानी है, नहीं तो ये कहाँ चला जाएगा, कटोरे से बाहर। कटोरे से बाहर चला जाएगा तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ख़त्म। क्योंकि आपने जितनी पोटेंशियल एनर्जी दी मतलब ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा मोशन करेगी। अच्छा ये भी समझ लो, इसमें आप हल्का सा फोर्स लगाओगे तो बहुत मोशन करेगा। हल्का सा ऐसे इधर से फोर्स लगाओगे तो इधर डायरेक्शन में खूब तेज़ी से सरकता हुआ चला जाएगा, ज़्यादा दूर तक मोशन करेगा कि नहीं करेगा। इसमें भी इधर से भी लगाओ तो भी हल्का सा भी आप टच करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी है। और जिस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहता है, हमेशा मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमाइज करने का मतलब ये इसी पोटेंशियल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने का मतलब मोशन कर लेगा, ये मोशन करके अपने आप को फिर क्या कर लेगा, स्टेबल। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी की खोज में अपने पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। तो चेंज करने के चक्कर में ये दूर भागेगा कि नहीं भागेगा। आपने बहुत हल्का सा फोर्स दिया, आपने बहुत हल्का सा काइनेटिक एनर्जी दिया, लेकिन थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी या थोड़े से एनर्जी देने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा मोशन कर रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब एक कौन से स्टेट में है, अनस्टेबल, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पे आओ, इस बॉल को हल्का सा मोशन को दोगे, यानी जितनी एनर्जी दोगे उतनी ही ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जितना एनर्जी दोगे उतना ही आगे बढ़ेगा। यानी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज करे। इसका मतलब जितनी एनर्जी दोगे उतना ही ये करेगा। तो यहाँ से आपको स्पष्ट समझ लेना है कि ये क्या है, न्यूट्रल स्टेट है। तो ये कौन सा स्टेट हो गया, न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, न्यूट्रल। ये क्या हो गया, अनस्टेबल। ये भी समझ लिया। अब तीसरा जो आता है, यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जब भी आप जितना एनर्जी दोगे ये भी उतना ही करेगा, लेकिन पुनः अपनी पुरानी अवस्था में चला आएगा। यानी जहाँ पे था वहीं पे चला आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप फोर्स दोगे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने का मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास हाइट बढ़ जाएगी ना। हाइट बढ़ जाने का मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के चक्कर में फिर कहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे। फिर ऐसे इधर से फोर्स लगाओगे, यहाँ पे चला गया। यहाँ पे चले आने के बाद फिर इसकी हाइट बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। फिर से अपने आप को मिनिमाइज करने के लिए फिर इसी जगह पे चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आएगा तो इसकी एनर्जी सबसे क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम का मतलब इतने में वो जीवन सर्वाइव कर सकता है, स्टेबिलिटी का खतरा नहीं लग रहा है, यहाँ पे वो जी सकता है, इसलिए वो हमेशा यहाँ पे रहना चाहेगा। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल। और तीनों केस में जितने भी लगने वाले फोर्स है इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम के केस है। तो इसलिए इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस वाले को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अभी कैसे प्राप्त किया हम लोगों ने, तो मैंने देखा देखिए ये जो आप इक्विलिब्रियम देख रहे हो किस टर्म में देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने देखा कि जब मैं जानता हूं कि कभी भी इक्विलिब्रियम का केस कब होता है, जब f इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। इसका मतलब मुझे पता है कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में करूंगा तो du अपॉन dx होता है। अब मैं यहाँ पे u को किस फॉर्मेट में रखूंगा, पोजीशन के फॉर्मेट में। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन करने से पहले u को x में रख लीजिएगा। अभी वही चीज़ मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर लिया। अब जब मैं डिफरेंशिएशन कर लूँगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, मेरे पास कोई रिजल्ट तो आएगा। वो रिजल्ट भी किस टर्म में होगा, x के टर्म में, ठीक है ना। तो अगेन डिफरेंशिएशन करूँगा, रिजल्ट को क्या करूँगा, अगेन डिफरेंशिएट करूँगा। जब मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो अगेन डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आएगी, अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये d2u अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे फिर से क्या आ रही है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो अभी जस्ट समझा हम लोगों ने, पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, अनस्टेबल, निगेटिव आएगी तो स्टेबल और जीरो आ गई तो न्यूट्रल। अब ये मतलब क्या है, इसको मैं समझा रहा हूँ क्यों आखिर अगेन डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन का जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर एप्लीकेशन देखोगे डबल डिफरेंशिएशन का, तो एप्लीकेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का या डबल डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन होता है वो ये बताता है किसके बारे में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप चैप्टर पढ़ोगे मैथ के अंदर कि मैक्सिमा और मिनिमा एप्लीकेशन एक चैप्टर बन जाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब क्या है सर, मतलब मान लो हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब हमने dx du लिखा है, इसका मतलब ध्यान देंगे यहाँ पे हम u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मान लो u की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, u की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब ये है u की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर मान लो मैंने डिफरेंशिएशन किसी का किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे जो वैल्यू मिली वो किस में मिली है, पॉजिटिव मिली है। तो पॉजिटिव का अर्थ क्या होता है कि इसका मतलब वो मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, वो चीज़ मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है। जब पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल होगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव पे स्टेबल, ये मिस्टेक हो गया है, और नेगेटिव पे अनस्टेबल, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आएगी तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम, और जीरो का मतलब तो पूरी दुनिया जानती है जीरो, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा, अगर निगेटिव आ गया तो फिर क्या दे रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा। अगर इसका ग्राफ जब बनाओगे किसका, कि d2u अपॉन dx स्क्वायर, और कब, जब पॉजिटिव है, जब क्या है, पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे का मतलब ये जो आप शेप देख रहे हो कैसा है, हैप्पी शेड है ना। जब भी हैप्पी वाला रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, मिनिमा का मतलब वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम। अब बताओ किसकी वैल्यू मिनिमम हो गई, भाई हम किसका कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब मिनिमम है, जीरो नहीं है, मिनिमम है, कम है, तो जितनी कम रहेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। तो इसका मतलब क्या बन गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और उस दौरान जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा वाला कि d2u अपॉन dx स्क्वायर ग्राफ बना रहे हो यहाँ पे, और वो कैसा बन गया, सैड वाला, कैसा बन गया, सैड। क्यों मैं हैप्पी और सैड बोल रहा हूँ, इसको भी देख लो। यहाँ पे ऐसे करके चेहरा ऐसे कर देते हो, इमोजी बनता है तो ऐसे होता है, तो क्या बताता है कि क्या है, खुश है ना। तो यहाँ पे खुशी वाली फीलिंग यानी खुशी वाला इमोजी, और यहाँ पे मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया तो इसका मतलब रोने वाला यानी सैड वाला इमोजी बन जाता है। जब मैं कैसे कर देता हूँ, नीचे की ओर कर्व को कर देता हूँ वो, ठीक है ना, तो सैड वाला हो गया। और अगर मैंने क्या कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो ना ही खुश है ना ही क्या बोलते हैं, मतलब ना ही खुशी है ना ही गम है, ठीक है। तो ना ही हैप्पी है ना ही सैड, तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है ना।
सिंपल बात। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी d2u अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब ये स्टेटस बन जाएगा, और इस स्टेटस में जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल का मतलब तो समझ रहे हो, यानी इसका मतलब d2u अपॉन dx स्क्वायर। और ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू x। तो जब ये पैरेलल टू x बन गया, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल स्टेट है। तो आई होप ये पूरी की पूरी कहानी समझ ली आप, ग्राफ के थ्रू भी, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को भी समझ लिया कि जहाँ पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, वो स्टेबल होगा। वैल्यू मैक्सिमम दैट मीन्स अनस्टेबल, जीरो दैट मीन्स न्यूट्रल। ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो जो दिया रहेगा हमारे पास इक्वेशन, उसका हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निगेटिव है या जीरो, उस पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव होगी तो स्टेबल, निगेटिव होगी तो अनस्टेबल, जीरो होगी तो न्यूट्रल। तो आई होप ये पूरी की पूरी कहानी समझ गए आप लोग। ठीक है, इसमें मैंने जितना भी लिखा है उसको बारी बारी आप जब लिखेंगे तभी समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बीच बीच में आज बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो फिर दिक्कत होगी थोड़ा बहुत, लेकिन आप समझ के लिखेंगे तो लिख लेंगे। तो एक बार क्या करिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिएगा आगे, यहाँ पे हमारे पास 4 ग्राफ दिए गए हैं। सबसे पहला ग्राफ है ये, इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ग्राफ दिया गया है। आपसे पूछ रहा है इसमें से बताओ कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। ठीक है ना, और इन सब में y एक्सिस पे u है, x एक्सिस पे x है, दैट मीन्स पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ऐसे आप तुरंत नहीं बोल देंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ कौन सा है, पहला कहानी खत्म, ऐसा नहीं। पहले ये देखिए कि यहाँ पे कौन क्या है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये u वाला है, ये x वाला, चूंकि मैंने एक ही पे सबको बना दिया इसलिए आपको नहीं दिक्कत हो रही है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इस ग्राफ को मैं चेंज करके मैं इसको कर देता ऐसे। ठीक है, इसको मैं कर देता ऐसे, और ये मैं लेता फोर्स एंड टाइम का ग्राफ। अब ये ग्राफ ऐसे, अब बताओ ये क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। तो सबसे पहले आप देखिए ग्राफ है किसका। ठीक है ना, सबसे पहले आपको y एक्सिस और x एक्सिस चेक करनी चाहिए। तो ये u और x का यहाँ पे दिख रहा है, और हमेशा अगर ये हैप्पी वाला सेट बनाएगा, सॉरी हैप्पी वाला बनाएगा अगर इमोजी, कौन, या हैप्पी वाला कर्व बनाएगा कौन, ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन का ग्राफ हैप्पी वाला कर्व बनाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे फिर मैंने u और p दिया, और ये क्या है, सैड वाला इमोजी बना रहा है कर्व इसका, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, कैसा होगा, अनस्टेबल। याद रखिए ऊपर तो हैप्पी, और हैप्पी मतलब स्टेबल, क्योंकि जब ये है खुश रहेगा, खुश कब रहेगा, जब ये स्टेबल रहेगा। कब रोएगा, जब ये दुखी रहेगा, और दुखी कब रहेगा, जब ये अनस्टेबल होगा तब। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, जितना लिखा गया उसको समझते जाएगा। क्वेश्चन ये दूसरा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, 1 kg। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg। ध्यान से देखें ना देखें तो भी 1 kg ही रहेगा, और वो क्या कर रहा है, वो x एक्सिस पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, दैट मीन्स x एक्सिस पे मोशन कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस पे मोशन कर रहा है। x एक्सिस का मतलब सिंपल बात करोगे तो x के अलॉन्ग मूव कर रहा है, मूवमेंट छोड़ दो, x एक्सिस के अलॉन्ग है, बस सिंपल बात, x एक्सिस पर है वो। ठीक है, x एक्सिस पर है, कब, या ऐसे लिख लो तुम लोग, नहीं तो दिक्कत होगी। मोशन कर रहा है, x एक्सिस पे मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। और x एक्सिस है क्या, ये आपका पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पोजीशन।
और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। कितनी है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट किस पे था, x बराबर 0 पर था, तो उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा था, कितना फोर्स लग रहा था। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, लग रहा है। क्वेश्चन समझिए फिर से। एक ऑब्जेक्ट है m मास का, m मास का नहीं है, 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है। वो क्या कर रहा है, x एक्सिस पे डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। तो x एक्सिस पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। इस x एक्सिस के अलावा वो चल रहा है तो फोर्स लगा ही होगा, ठीक है। और चलते हुए इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। भाई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। तो 1 kg मास के ऑब्जेक्ट में कितना पोटेंशियल एनर्जी था, इतना पोटेंशियल एनर्जी था। तो कह रहा है x बराबर 0 पर ये बताओ कि ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा होगा। क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है। दूसरा चीज क्या दिया है, मास दिया है। फोर्स पूछ रहा है, निकाल लेंगे, हाँ या ना। बिल्कुल, हमें क्या पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du अपॉन dx। हम यही तो जानते हैं, इसी रिलेशन को लेके चलेंगे। तो F इज इक्वल टू माइनस du, u के जगह पे क्या डाल दो, x के रेफरेंस में डालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे x है तो x के रेफरेंस में ही चलेंगे, तभी जाके क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो x के रेफरेंस में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, पूरे नीचे dx। बारी बारी करते हैं हम लोग। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे करेंगे बारी बारी, d अपॉन dx 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ये हो जाएगा d अपॉन dx 4x, फिर माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, d अपॉन dx 6। हो गया, चलो करो। इसका करूँगा मैं सबसे पहले, तो कितना आएगा मेरे पास, 3x स्क्वायर है तो 2 3 6, तो माइनस 6x हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस ये इसका करूँगा तो 4 बाहर, तो इसका केवल 4 आएगा, माइनस यहाँ पे करूँगा इसका वैल्यू 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होता है 0, माइनस 6x प्लस 4, माइनस 6x प्लस 4। अब यहाँ पे भी क्या बात बोला इसने बोला x बराबर 0 पर, तो अभी तो इतना फोर्स आ गया, यानी इतना फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना। और हर बार x की वैल्यू रखते जाओगे, पता चलते जाएगा। तो इसने क्या बोला, x बराबर 0 पर, तो x बराबर क्या पुट कर दो, 0, तो x बराबर 0 पुट कर दो। तो देखो माइनस 6 इंटू 0 प्लस 4, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू, ये तो कहानी खत्म, क्या बचा केवल 4, यानी उस दौरान x पे उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 4 न्यूटन। कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। अब आप ज़्यादातर ये लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें मास का कोई मतलब था, कोई मतलब नहीं था, हमको मास से लेना देना ही क्या था, क्योंकि आधे से ज़्यादा नहीं, आधे से 90% लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मास आया है तो हमको एक्सीलरेशन निकालना चाहिए, और F इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो वो ज़माना गया, ठीक है, यहाँ से समझिएगा। F इज इक्वल टू MA पे बहुत क्वेश्चन लगा है आप लोगों का, और बहुत ईजी था, तो बहुत उड़ा के लगा है, ठीक है ना। अभी ये भी ईजी है, लेकिन इसको सोचने में ही आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, समय। तो इसीलिए उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया, आप ही जैसे लोगों के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि u इज इक्वल टू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z। कह रहा है फोर्स बताइए, और फोर्स किस रिस्पेक्ट में बताना है। सिंपल कहानी है, चलिए पहले रख देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। पहले क्वेश्चन लिखे, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं पॉज करके क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लीजिए u जो है x स्क्वायर 2y और 3z है, तो कह रहा है फोर्स को बताइए, कितना फोर्स फाइंड आउट किया गया है, उसको भी तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, बहुत ही इजी तरीके से करना है, लेकिन इजी कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास तीनों डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी है तो तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स भी होगा, क्योंकि फोर्स अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्स है। सिंपल बात ये है।
क्योंकि अभी जस्ट देखा ना F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो हमेशा जहाँ फोर्स आएगा इसको फोर्स के गले में कौन बांधा गया होगा, ये ऑलरेडी बांधा हो गया होगा। और इसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो फोर्स भी पोटेंशियल एनर्जी के गले में बांध दिया गया है। इन दोनों गले में दोनों लटके हुए हैं, ठीक है। ये x है, y है, ये z है। अब समझिएगा ध्यान से, ये अगर बोल रहा है कि तीनों में बताइए तो बारी बारी हमको तीनों में बताना पड़ेगा। और देखिए तीनों में कैसे बताएंगे हम, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है। लेकिन ये हम सिर्फ सिंगली किस डायरेक्शन में देखते हैं, x डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस पे देखते हैं। चूंकि तीनों डायरेक्शन में है तो तीनों डायरेक्शन में अगर निकालूंगा मैं तो कैसे होगा, तो सर ये होगा, माइनस बाहर कर लो पहले, तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और वो किस डायरेक्शन में, आई कैप, यानी आई वाले में, यानी x एक्सिस में, सिंपल। फिर डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा y एक्सिस में j कैप, प्लस डी यू अपॉन डी जेड, और वो किस वाले में होगा, j कैप में। होगा कि नहीं होगा, होगा सर, ये j तो ऑलरेडी हो चुका है, k कैप। ये होता है वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, तीनों में बोलते हैं। है समझ, तीनों मतलब सॉरी वेक्टर का कंपोनेंट मैंने बोल दिया, मतलब वेक्टर, हाँ सिंपल बोला जाए तो वेक्टर को ही मैंने डिफाइन किया, मतलब इस फोर्स को, ये जो लिखी गई ये चीज़ है वो फोर्स ही है एक्चुअल में। बस इसको मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तीनों डायरेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर देखूँ तो माइनस बारी बारी मैं इसको देखूँ, यहाँ पे पहले मैं लेके आऊँ तो u इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मतलब नीचे x है तो ये हमेशा कौन सा लेगा, ये कौन सा u लेगा, इसमें x हो। y z वाले को लेगा ये नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z हो गया। अब देखिएगा बारी बारी करेगा तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2y प्लस डी अपॉन डी एक्स 3z होगा। एक्स स्क्वायर तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्योंकि नीचे जो है ऊपर भी वही है, तो ये कितना बन जाएगा 2x। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी फंक्शन क्या है, चेंज। तो इसका मतलब ये तुरंत अपने इसको क्या मान लेगा, कांस्टेंट की तरह, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पे x है, यहाँ पे z है, तो इसका मतलब ये भी इसके सेम तरीके से नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब केवल और केवल क्या मिलेगा मुझे 2x, यानी केवल x का डिफरेंशिएशन होगा। अगर मैं y के रेफरेंस में करता हूँ, y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मेरा क्या होगा, x वाला 0 हो जाएगा, z वाला 0 होगा, y वाले का डिफरेंशिएशन होगा केवल। समझ पा रहे हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यही कहानी यहाँ पे होगी। अब देखो ध्यान से, तो अपने आप समझ में आती जाएंगी चीज़ें। देखो मैं यहाँ पे रखूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे x वाले का ही केवल होने वाला है, तो मैं क्यों अपने मन बड़ाई करूँ, मैं केवल x वाला रखूँगा। यहाँ पे मुझे पता है कि केवल y वाला होने वाला है, तो मैं u का पूरा ना रख के सिर्फ y वाले को रखूँगा। यहाँ पे मुझे पता है कि z वाले का होने वाला है तो सिर्फ z वाले का रखूँगा, नहीं तो बाकी तो वो फिर अपने आप से हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब f इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँगा माइनस बाहर रहने दो, अब यहाँ पे करो डी यू अपॉन डी एक्स करूँगा मैं, तो d अपॉन डी एक्स, लेकिन किसका करूँगा मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई कैप, प्लस d अपॉन डी वाई करूँगा तो किसका करूँगा 2i का और j कैप, प्लस यहाँ पे करूँगा d अपॉन डी जेड, और यहाँ पे किसको रखूँगा 3z को रखूँगा k कैप। डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे बन जाएगा 2x आई कैप हो जाएगा, बाहर माइनस है, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये 2 बाहर हो जाता है, y का करूँगा यहाँ भी y है तो क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब खत्म y की कहानी, केवल क्या बचेगा j कैप। यहाँ भी 3 बाहर हो जाएगा z का, तो डी जेड अपॉन डी जेड, और उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो केवल 3 बचेगा और 3 k कैप हो गया। बाहर क्या है माइनस, कहीं ब्रैकेट तो लगा नहीं, इसका मतलब माइनस को अंदर भेज दो, तो फोर्स क्या आएगा माइनस 2x आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसमें से ध्यान से देखिए तो कौन सा आंसर सही है, पहला वाला, तो इसलिए पहला वाला ही क्या बन गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी तो हम लोगों ने फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी वाला किया है,
अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो अभी हम उसमें इक्विलिब्रियम का केस डालेंगे और वहाँ पे हम लोग अभी वो करने के लिए पूरा बाकी है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कहानी समझ में आ गई होगी तो वो भी आप करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।